हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज के अपने इस लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, विच इज सोल्यूशन मिक्सिंग प्रॉब्लम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोल्यूशन और सोल्यूशन की मोलारिटी के बारे में बात करी थी। आज हम ये देखेंगे कि अगर हम लोग दो अलग अलग मोलारिटी के सॉल्यूशंस को मिक्स कर देते हैं तो उस नए सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या आने वाली है। इसके ऊपर बेस क्वेश्चंस काफी ज्यादा हमसे हमारे स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली तो खैर इस पर्टिकुलर आइडिया से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन किसी और टॉपिक के साथ जरूर इसे मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है आने के इक्विलिब्रियम में इस आइडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में इस आइडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को इस्तेमाल करके जो हम लोगों ने स्टैइकियोमेट्री पढ़ी थी उसमें कैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ हम स्टैइकियोमेट्री को स्टडी करते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये आगे कई सारे चैप्टर्स में बार बार आपको दोबारा देखने को मिलते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको पढ़ा दिया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन इन दोनों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, उसे फटाफट हम लोग कवर करते हैं, फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और जो टॉपिक था वो था मोलारिटी। अब मोलारिटी हम पढ़ चुके थे। मोलारिटी में अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, पहली बात तो मोलारिटी और मोलालिटी में स्पेलिंग का जो डिफरेंस है ही, पर साथ ही साथ इनकी डेफिनेशन में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोलारिटी, जिसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस टॉपिक को हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में। तो अगर आप लोगों को कभी मोलारिटी के बारे में अच्छे से नहीं पता है, आप सीधे इस वीडियो पर आए हो, तो यहां पर मेरी एडवाइस होगी कि इस टॉपिक पर पूरा कमांड करने के लिए जरूरी है कि आप मोलारिटी को भी अच्छे से समझ लो। तो यहां पर आई बटन पर मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसे देख सकते हो, या फिर आप ऐसे यूट्यूब के सर्च बार में टाइप करना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बाय केमिस्ट्री कक्षा या मोलारिटी बाय केमिस्ट्री कक्षा, तो वहां से आपको वो वीडियो या फिर कह सकते हो आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से देख सकते हो। पर अगर आपको मोलारिटी पता है तो फटाफट आप आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। मोलारिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि मोलारिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रिक्टली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें लीटर में लेना होता है। ये है मोलारिटी, यहां पर आर लिखा हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं मोलालिटी, यहां पर एल लिखा हुआ है आर की जगह पर। और मोलालिटी को हम लोग कई बार स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब मोलालिटी का फॉर्मूला हमें डेवलप करना है। तो अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोलारिटी का फॉर्मूला मोलारिटी की डेफिनेशन से ड्राइव करा था, ऐसे ही मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग इसकी डेफिनेशन से ही ड्राइव करेंगे। तो फटाफट ये ड्राइव करते हैं फॉर्मूला। तो डेफिनेशन हमें बताई गई है मोलालिटी की कि मोलालिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होते हैं पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट अगर हम 1 केजी ले लें, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये सॉल्वेंट है वाटर, इसमें हम सोल्यूट के तौर पे सॉल्ट डाल रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने 1 केजी सॉल्वेंट लिया तो इसमें जितने मोल हम सोल्यूट डालेंगे, अगर हमने मान लो 2 मोल सोल्यूट डाल दिए इस 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर तो इस सोल्यूशन की मोलालिटी 2 हो जाएगी। अगर सॉल्वेंट का अमाउंट 1 केजी फिक्स है तो इसके अंदर जितने मोल ऑफ सोल्यूट आप डाल दोगे वही मोल ऑफ सोल्यूट बोला जाएगा मोलालिटी। अगर ये सोल्यूशन 1 केजी आपने लिया है, अगर आपने इसको 2 मोल इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया तो इस सोल्यूशन की मोलालिटी 2 हो जाएगी। 3 मोल सोल्यूट डाल दिया तो सोल्यूशन की मोलालिटी 3 हो जाएगी। पर इसके लिए हमें सॉल्वेंट का अमाउंट 1 केजी फिक्स रखना पड़ेगा। अब डेफिनेशन अगर क्लियर हो गई तो हमें यह भी समझ में आ सकता है कि यहां पर यूनिटरी मेथड हम लगाएंगे और यूनिटरी मेथड की हेल्प से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यूनिटरी मेथड क्यों लगाएंगे? क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग हर बार सॉल्वेंट 1 केजी ही लेंगे। हो सकता है आपको लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करना हो और उसके लिए आपको सॉल्वेंट सिर्फ 100 ग्राम रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास तो एक ऐसा फॉर्मूला आना चाहिए जो हर सॉल्वेंट के मास के लिए मोलालिटी निकालने में हमारी हेल्प करे। तो एक जनरल फॉर्मूला हम बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इन जनरल हम लोगों ने काम करा, हम लोगों ने, ठीक है, W केजी सॉल्वेंट हमने लिया, ठीक है। इन W केजी सॉल्वेंट हम ऐसा मान रहे हैं कि हम इसमें डाल दे रहे हैं N मोल्स ऑफ सोल्यूट। W केजी सॉल्वेंट के अंदर N मोल ऑफ सोल्यूट है। तो अगर W केजी सॉल्वेंट के अंदर N मोल ऑफ सोल्यूट है तो हमें तो 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट निकालना होगा, क्योंकि 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे, जितने मोल ऑफ सोल्यूट आएगा
उसी को बोलेंगे मोलालिटी। तो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे? तो W kg के अंदर हमें वैल्यू पता है कितनी है, n, तो 1 kg के अंदर हो जाएगा यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग n/W। तो अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, यानी ये जो लाइन हमने लिखी है, ये लाइन ये बोल रही है कि हम लोगों ने 1 kg सॉल्वेंट के अंदर n/W मोल ऑफ सॉल्यूट यूज करे, और 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जितने मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं उसी को हम मोलालिटी बोलते हैं। 1 kg पर किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे उसी को हम मोलालिटी बोलते हैं। तो यहां से मोलालिटी का फॉर्मूला बनकर आ जाएगा हमारे सामने, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय W। ये W है सॉल्वेंट का मास, पर ये हमें स्ट्रिक्टली लेना है केजी में। तो ये मोलालिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। पर लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कोई भी अगर आप एक फॉर्मूला बनाओ और उस फॉर्मूले में आने वाले टर्म्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो, तो आप कई सारे नए मॉडिफाइड वर्जन वाले फॉर्मूले बना सकते हो। तो हम लोग इन फॉर्मूलास को मॉडिफाई भी करेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट बात कर लेते हैं मोलालिटी की यूनिट के बारे में। तो मोलालिटी के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में मोल आ रहा है, डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का मास आ रहा है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी, या कई जगहों पर सिर्फ इसे मेरे बच्चे मोलल भी बोला जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये पूरा जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये पूरा पोर्शन स्क्रीन पर आ रहा होगा। लेट मी चेक। हाँ भाई आ रहा है, चलो, तो इसका मतलब दिख तो रहा है आपको। तो यहां तक तो आई एम प्रीटी श्योर ये सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है। अब इसमें हम वही थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करेंगे कि मान लो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी की बजाय ग्राम में दिया है, तो हमारा फॉर्मूला मॉडिफाइड वर्जन में कैसा देखने को मिलेगा हमें। तो हम लोग यहां पर फटाफट लेते हैं आगे। इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इज इन ग्राम, तो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो उसे हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा केजी में। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप इस चीज को 1000 से डिवाइड कर रहे हो तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि आप इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बेटर होगा कि हम ऐसे लिख लें कि मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हमें ग्राम में गिवन है, तो अगर मैं इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूं तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अब मैं अपने फॉर्मूले को, मोलालिटी के फॉर्मूले को मॉडिफाई करना चाहता हूं और मोलालिटी का एक नया फॉर्मूला बनाना चाहता हूं। तो मोलालिटी जिसे हम स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला आ जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड में अगर देखो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है केजी में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को हम क्या भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 10⁻³ तो मैं एक्चुअल में अगर ग्राम में ही सॉल्वेंट लेना चाहता हूं तो मैं केजी की बजाय ग्राम वाला टर्म लिखूं, लेकिन क्योंकि केजी की जगह पे लिख रहा हूं तो साथ में ये 10⁻³ भी आ जाएगा। अब ये 10⁻³ न्यूमरेटर में अगर भेजेंगे तो ये 10⁻³ नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर आप कह सकते हो कि न्यूमरेटर में 10⁻³ आ जाएगा, 10⁻³ को 1000 लिख सकते हैं। तो ये मेरे बच्चे मोलालिटी का एक नया फॉर्मूला आ गया। मुझे उम्मीद है यहां तक तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, ये आइडिया मेरे बच्चों को क्लियर है। बाकी इस फॉर्मूले में एक और मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, और वो मॉडिफिकेशन ये है कि आप मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह मास ऑफ सॉल्यूट यूज कर सकते हो। भाई आपको पता है मोल्स, दरअसल में अगर मैं यहां पे लिख दूं तो मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। तो अब अगर मैं ये चेंज यहां पर कर दूं तो मोलालिटी का एक नया फॉर्मूला और बन जाएगा। अच्छा ये सारे फॉर्मूले हमें ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जितने ज्यादा फॉर्मूले हमें याद होंगे, ट्रस्ट में, उतना ही हमारा वक्त बचेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में या न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। कई सारे बच्चे तो इसलिए बड़े निराश हो जाते हैं कि यार इतना सारा हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और जैसे ये थॉट आया आपके दिमाग में कि इतने सारे फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे बिना इसके इंपॉर्टेंस आने के, क्यों याद करने पड़ेंगे, तो आपका याद करने का मन कम करेगा, और फिर वहीं से आपका लगातार कह सकते हो कि इंटरेस्ट कम आने लगेगा चीजों को पढ़ने में, और वहीं से फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो एक बात समझो भाई, गेम को जीतने के लिए गेम के रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि गेम के रूल्स अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसी तरह से अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं और वो आपका एक गेम है, तो उस गेम के रूल ये हैं कि अच्छे नंबर लाने के लिए हर ऐसी छोटे छोटे रूल्स का पालन करना पड़ेगा अपने को। कि मोलालिटी, अगर इतने सारे फॉर्मूले आ रहे हैं तो ये फॉर्मूले याद रखोगे आप, क्योंकि ये फॉर्मूले आपका टाइम बचाते हैं। क्योंकि टीचर्स जब भी कभी कोई एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन बनाएगा तो उसके पास तो इतना दिमाग है ना कि वो सारे मैनिपुलेशन खुद कर सकता है।
तो अगर आपको उनके सवालों का जवाब देना है तो आपको भी मैनिपुलेशन आना चाहिए। और दरअसल में लर्निंग का यही तो मेन एक्सपेक्ट है कि आपने अगर एक बेसिक चीज पढ़ी है और उससे पहले की कई सारी चीजें आपको पता है जिनके आप को रिलेट करके नई चीजें बना सकते हो, तो अब वो नई चीजें बनाना सीखो। ये ही तो मेन इंपॉर्टेंट काम है। तो इसीलिए आपको ना ये बात मान के चलनी है कि जितने भी फॉर्मुले आ रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जितने भी डेरिवेशंस आ रहे हैं, वो आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। यहीं से आप सारी इंफॉर्मेशन विड्रॉ करके, यहीं से आप सब कुछ सोच समझ के अच्छे से प्रॉपरली अपने न्यूमेरिकल्स को, अपने क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करोगे। तो ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी आपको। तो मोलालिटी के बारे में अगर बात करें तो मोलालिटी का फॉर्मुला ये आ गया, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह हम लोग डाल देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, ये मास ऑफ सॉल्यूट स्ट्रिक्टली ग्राम में होता है, डिवाइड में आ जाएगा मेरे बच्चे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, अब ये मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा ग्राम में, साथ में मल्टीप्लाई में आ गया 1000। तो ये मेरे बच्चे 3 मोलालिटी के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये सारे फॉर्मूले आपकी फॉर्मूला नोटबुक के अंदर होने चाहिए, ठीक है, और ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद भी होने चाहिए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर मोलालिटी का ये सब सिंपल सा आइडिया आपको अच्छे से याद है। अब मोलालिटी अगर पकड़ में आ गया है, अच्छा इसकी यूनिट क्या आने वाली है वो तो याद है ना, मोल पर केजी, या मेरे बच्चे मोल पर केजी को ही हम लोग बोलते हैं मोलल, यानी इसी मोलालिटी को आप मोलल नाम से भी बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता है फोर्स की जो एसआई यूनिट है सो न्यूटन बोलते हैं लेकिन न्यूटन के अलावा एक्चुअल में वो क्या आता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे ही मोल पर केजी को हम मोलल बोल दे रहे हैं, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोल देते थे। तो ये टर्म याद रखना। और मोलल को भी कई लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और मोलर, मोलारिटी के लिए कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये बात समझ में आ गई तो फटाफट एक क्वेश्चन हम लोग निपटाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है मेजर द मोलालिटी ऑफ 34.2 ग्राम शुगर डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये पर्टिकुलर चीज हमें दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि शुगर को पानी में डालोगे तो शुगर दरअसल में सॉल्यूट की तरह काम करेगी। और ये चीज हमें दी है मेरे बच्चे मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी ग्राम में गिवन है। तो अगर मुझे मोलालिटी पूछी गई है तो मुझे उम्मीद है हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, वैसे तो मुझे फॉर्मूला याद है, लेकिन हो सकता है भी आपको याद ना हुआ, तो मैं इसलिए पीछे आपको स्विच कर दे रहा हूं ताकि आप खुद क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देख पाओ। हालांकि मतलब पूरा तो हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपके दिमाग में ये तो पता रहे कि फॉर्मूले में कौन सी चीज कहां पर पुट करनी है। तो मोलालिटी हमें कैलकुलेट करनी है, मास ऑफ सॉल्यूट अपने को पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे मेरे बच्चे। मोलालिटी को हम लोग निकालना चाहते हैं तो मोलालिटी आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट 34.2 ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो शुगर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। अब मुझे इसका मोलर मास ना याद है, आप चाहो तो निकालोगे तो आपको ऑलमोस्ट मिलेगा ये वैल्यू 342 इनटू मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर 250 है लेकिन ग्राम में है, तो यहां पर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। डेसिमल हटाया तो नीचे एक 10 आ गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 340 से 342 कैंसिल। तो न्यूमरेटर में बचा मेरे बच्चे 10, डिनोमिनेटर में बचा 25। आप इसे 5 से कैंसिल कर दो तो ये बचा 2/5। अब 2/5 को अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 0.4 और यूनिट आ जाएगी मोल पर केजी, या आप इसी को बोल सकते हो मोलल। ये हमारा आंसर आ गया मेरे बच्चे। सिंपल सा मोलालिटी का आइडिया है। अच्छा, अब यहां पर मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक बात बताई थी, फिर बता दे रहा हूं। मोलालिटी का ये जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं, लास्ट वाला फॉर्मूला, इसमें देखो 4 टर्म आपस में रिलेट हो रहे हैं, मोलालिटी, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो कभी भी अगर आप कोई फॉर्मूला पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, और उसमें कई सारे टर्म आपस में एक इक्वेशन में बने हुए हैं, जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, तो इस फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि इन चारों में से किसी भी एक चीज की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बशर्ते बाकी 3 चीजें आपको पता हो। और इसी आइडिया का यूज कर करके कई सारे न्यूमेरिकल हम लोग कॉम्प्लेक्स वाले सॉल्व करते हैं। देखो, जब मैं आपको एक बात बताऊं, जो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल होते हैं ना, जो कहते हैं लॉन्ग न्यूमेरिकल हैं, बहुत लंबा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में या लंबे स्टेप्स हो रहे हैं, तो उन लंबे स्टेप्स में ना बेसिकली में आपको सारी इंफॉर्मेशन छुपा छुपा के दी जाती है कि आप अपने हिसाब से सोचो कि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये किस फॉर्मूले से आएगी, तो वहीं पे नंबर ऑफ स्टेप बढ़ जाते हैं। और वो प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको इस तरह के फॉर्मूले अच्छे से याद हो कि किस फॉर्मूले से आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन से कौन सी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो,
ठीक है, चलो फटाफट आगे बात करें। मोलालिटी का आइडिया पता चल गया। अब देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने मोलालिटी में भी बताया था और यहीं से ही मैं आपको मोलालिटी में भी बता दे रहा हूं। तो कई बार आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.2 मोलल सोल्यूशन। मैं आपको एक बात बता दूं, 0.2 मोलल सोल्यूशन को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है मेरे बच्चे, 0.2 उसके बगल में स्मॉल m लिखा होगा और सोल्यूशन लिखा होगा। बल्कि आप अगर अपनी केमिस्ट्री लैब में गए हो स्कूल के अंदर, तो हो सकता है आपको कभी कभी ऐसा देखने को मिला हो कि एक बीकर रखा है और एक बीकर में एक लेबल लगा हुआ है, उस लेबल के ऊपर ऐसे कुछ लिखा होगा 0.2 स्मॉल m NaOH। अगर स्मॉल m लिखा है तो मतलब मोलालिटी है, मोलालिटी मोलल, और अगर कैपिटल M लिखा होता है तो मोलर है, मोलारिटी दी हुई है। ये छोटा सा डिफरेंस भी अच्छे से याद रखना होता है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन ध्यान नहीं रखते, और इन्हीं छोटी इंफॉर्मेशन की लैग की वजह से कई बार जो हमें आइडिया कॉन्सेप्चुलाइज करने होते हैं, हमें सोचना होता है, इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, तो हम निकाल नहीं पाते। तो इन छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान रखना जरूरी है आपको। तो यहां पर हमें मोलालिटी दे रखी है 0.2 मोलल NaOH। अब इसका मीनिंग हमें बताना है कि यार इसका मतलब क्या है। तो दरअसल में जब आपसे ये बात पूछी जाती है कि इस तरह की लैंग्वेज लिखी है तो आप इसका मीनिंग बताओ, तो इस सोल्यूशन के मीनिंग का मतलब है कि आप ये बताने की कोशिश करो कि इस सोल्यूशन को बनाने के लिए हमने कितना सॉल्वेंट यूज करा होगा और कितने मोल सोल्यूट के यूज करे होंगे। अब ये चीज आप बड़े आराम से बता सकते हो। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी ये वाली बात कि जैसे मोलालिटी, दरअसल में मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे मोलालिटी अकेले गिवन है तो मोलालिटी की हेल्प से आप मोल ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर दोनों निकालना चाहते हो तो एक इक्वेशन में अगर मोलालिटी की वैल्यू पता है तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं निकल सकती। पर क्योंकि ये दोनों चीजें रेशियो में है तो आप इनके ऐसे अमाउंट बता सकते हो जिनको सॉल्व करके मोलालिटी 0.2 बन जाए। यानी कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपसे पूछा यार 0.2 मोलालिटी मोल ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को कितना लेने पर बनेगी, तो कोई बच्चा ये बोल सकता है कि मोल ऑफ सोल्यूट सर आप 0.2 ले लीजिए और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 ले लीजिए, तो मोलालिटी 0.2 आ जाएगी। कोई बच्चा कह सकता है कि नहीं आप मोल 0.4 ले लीजिए और मास ऑफ सॉल्वेंट 2 ले लीजिए, इसको सॉल्व करोगे तब भी ये 0.2 आ जाएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे रेशियो आ सकते हैं, इनफाइनाइट रेशियो आ सकते हैं। इनमें से हमने स्टैंडर्ड हमेशा ये वाला लेना है जहां पर डिनोमिनेटर को हम लोग 1 लेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ये एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है और फ्रैक्शन के लिए होल क्वांटिटी 1 होती है, और फ्रैक्शन के लिए जो भी होल क्वांटिटी 1 होती है उसे हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो इसीलिए हम लोग यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg मानेंगे। बस सिंपल सी भाषा में, मतलब मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दी है, पर बहुत सारे बच्चे इतना एक्सप्रेशन चाहते नहीं है। तो आप ऐसे याद रखो कि मास ऑफ सॉल्वेंट आपको, मतलब मोलालिटी अगर दे रखी है और आपको ये दोनों चीजों का अमाउंट निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है आप इसे 1 ले लो, 1 लेना है, लेकिन इसकी यूनिट क्या लेनी है, केजी। तो 0.1 मोलल सोल्यूशन का मतलब होगा इन 1 kg सॉल्वेंट। तो अब जरा खुद सोचो, अगर आप सॉल्वेंट को 1 यहां रखोगे, मोलालिटी को 0.2 यहां रखोगे, तो मोल ऑफ सोल्यूट कितने बनेंगे, 0.2 ही तो बनेंगे। अगर हम लोगों ने मोलालिटी की जगह 0.2 रखा, मोल ऑफ सोल्यूट हमें निकालने, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं 1 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो मोल ऑफ सोल्यूट कितना ही बनेंगे, 0.2 बनेंगे। तो ये जो भी मोलालिटी हमें दे रखी है ये अपने आप बन जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट। तो इन 1 kg सॉल्वेंट हम बोल सकते हैं देयर आर 0.2 मोल ऑफ सोल्यूट। तो नोटिस करना, एक इंफॉर्मेशन से हम 2 चीजें निकाल पा रहे हैं, और ये करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए मेरे बच्चे, कि आप बस एक इंफॉर्मेशन से 2 इंफॉर्मेशन निकालने की हैबिट डालो। ये फिजिक्स में भी बहुत काम आएगा, केमिस्ट्री में भी बहुत काम आएगा। और आप एक इंफॉर्मेशन से 2 इंफॉर्मेशन कब निकाल सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी 2 क्वांटिटी के रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रही है, चाहे वो रेशियो से निकाल रहे हो या परसेंटेज से, तो उस एक क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन से आप उन दोनों रेशियो वाली क्वांटिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। बस करना क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है, तो अगर आप रेशियो के लिए काम कर रहे हो तो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को हमेशा 1 यूनिट ले लेना, और जो भी आपको वैल्यू दी गई है वो आपकी न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी की वैल्यू हो जाएगी। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिर से एक बार बता देता हूं। जैसे मान लो अगर आपको डेंसिटी दिया हुआ है किसी मटेरियल का, कि आपको फलक मटेरियल की डेंसिटी दी हुई है 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आप सिर्फ डेंसिटी की इंफॉर्मेशन से मास और वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। और ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं डेंसिटी की वैल्यू, डेंसिटी के फॉर्मूले से
मास और वॉल्यूम दोनों निकाल सकता हूं। डेंसिटी दे रखी है 25, तो मैं डेंसिटी की जगह 25 रख देता हूं। मास और वॉल्यूम मेरे को निकालना है। अच्छा, डेंसिटी की यूनिट दे रखी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब है मास होना चाहिए ग्राम में और वॉल्यूम होना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब ये जो 25 है ये इस रेशियो से निकलना चाहिए, और अगर ये 25 इस रेशियो से निकलना चाहिए और मुझे वॉल्यूम या मास में से कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं अपने आप बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर को दरअसल में वन ले लूंगा। तो मैं ले लूंगा 1, वॉल्यूम की यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हम वॉल्यूम लेने वाले हैं। और अगर हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर क्यूब मेरे बच्चे वॉल्यूम लिया तो मास की वैल्यू आ जाएगी 25 ग्राम। तो इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये जिस भी सॉल्यूशन की डेंसिटी है, जिस भी चीज की डेंसिटी है, उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आप वॉल्यूम लोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में देयर इज 25 ग्राम सॉल्यूट। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। ये बात आपको बड़े आराम से अच्छे से समझ में आ रही है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना? ठीक है। तो इस तरह से मोलालिटी अगर कभी भी दी जाए, आप सिर्फ मोलालिटी अगर दी है तो सॉल्वेंट को अपने आप 1 kg ले लो, तो जितना मोलालिटी आपको दे रखा है वही वैल्यू उसके नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे एक और बात करते हैं। ये हम लोगों ने मोलालिटी में भी सीखा था, यहां पर भी सीखते हैं, और मैं इसलिए आपको 2 बार बता रहा हूं ये चीजें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर पिछली बार पकड़ में आ गया तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। नहीं पकड़ में आया था तो कोशिश करो, हो सकता है यहां पर आपको आ जाए। जैसे कई बार जब हम लैब में जाएंगे या न्यूमेरिकल्स वगैरह में, आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि हमारे पास एक डेसीमोलल सॉल्यूशन है। अब ये डेसीमोलल सॉल्यूशन क्या चीज होता है? तो डेसी दरअसल में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका मतलब होता है 1/10। तो डेसीमोलल सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलालिटी 1/10 है। तो इसकी मोलालिटी 1/10 है, जो कि कई बार ऐसे भी लिखी हो सकती है स्मॉल m/10। तो यार डेसीमोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलालिटी 1/10 है। और अगर मोलालिटी 1/10 है तो उसका मतलब क्या होगा मेरे बच्चे? इसका मतलब होगा इन 1 kg सॉल्वेंट, हम सॉल्वेंट को अगर 1 kg ले लें तो जो सल्यूट होगा वो मोलालिटी के बराबर होगा। तो मोलालिटी 1/10 है, तो इन 1 kg सॉल्वेंट देयर इज 1/10 मोल्स ऑफ सल्यूट। ठीक है, ये वाली बात पकड़ में आ गई। फिर इसके बाद डेसीमोलल की तरह ही मेरे बच्चे आपके पास ऐसा भी वर्ड आ सकता है सेंटीमोलल सॉल्यूशन। तो सेंटीमोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलालिटी 1/100 है, या ऐसे आप लिख सकते हो स्मॉल m/100। सिमिलरली मेरे बच्चे आपके पास मिलीमोलल सॉल्यूशन भी आ सकता है। तो मेरे बच्चे अगर मिलीमोलल सॉल्यूशन आ रहा है तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये बात पकड़ में आ रही है कि हम कैसे इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। मिली का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1/1000। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी मोलालिटी 1/1000 है, ऐसे भी लिख सकते हो, और आप m को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके m/1000 भी लिख सकते हो। तो इन सबका मतलब यही होता है। तो ये आइडिया भी आपको अच्छे से याद रखना है। और अगर सेंटीमोलल सॉल्यूशन दिया है तो आप समझ जाना मोलालिटी 1/100 है। तो अगर 1 kg सॉल्वेंट लोगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट 1/100 हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। तो यहां पर मोलालिटी का कच्चा चिट्टा खत्म होता है। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यार हम मोलालिटी को, जब हमें मोलालिटी ऑलरेडी पता थी तो मोलालिटी हम क्यों पढ़ते हैं? तो देखो, हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अपने बेनिफिट और अपने नुकसान होते हैं। तो हम बात करेंगे मोलालिटी को पढ़ने के बेनिफिट के बारे में। मोलालिटी के फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें मोल ऑफ सॉल्यूट आता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आता है मास ऑफ सॉल्वेंट। जबकि अगर हम लोग मोलारिटी के फॉर्मूले के बारे में बात करें तो मोलारिटी के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में आता है मास ऑफ सॉल्यूट और डिनोमिनेटर में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे बच्चे एक बात समझना, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है मान लो अभी 100 ml। अगर मैं इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा गर्म कर दूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर मैं गर्म कर दूं, तो हम सबको ये बात अच्छे से पता है हीट करने पर लिक्विड एक्सपैंड होता है। तो हीट करने पर अगर ये लिक्विड एक्सपैंड हुआ तो थोड़ा सा हीट करने पर ये जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम 100 ml से हो सकता है बढ़कर 105 हो जाए, 110 हो जाए। लेकिन सॉल्यूशन का मास तो नहीं बदलेगा ना, क्योंकि सॉल्यूशन का मास तो उसके अंदर प्रेजेंट पार्टिकल की वजह से आता है। तो जब आप इसे थोड़ा बहुत हीट करोगे, मतलब इतना कि ये पार्टिकल इवेपोरेट वगैरह ना हो, तो थोड़ा बहुत अगर हीट करोगे तो ये पार्टिकल कहीं नहीं जाएंगे, ये पार्टिकल अपनी जगह पे रहेंगे। तो सॉल्यूशन का मास फिक्स रहेगा, लेकिन वॉल्यूम तो एक्सपैंड हो सकता है, क्योंकि ये पार्टिकल दूर दूर जा सकते हैं और दूर दूर जाने से इसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाएगा। यानी इसका मतलब है सॉल्यूशंस को हीट करने पर वॉल्यूम
चेंज हो सकता है पर मास नहीं। और एक बात सोचो, अगर वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलारिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मोलारिटी तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रही है। यानी टेम्परेचर चेंज करने पर मोलारिटी अपने आप बदल सकती है, बिना आपका मोल ऑफ सॉल्यूट को बदले, बिना आपका सॉल्यूशन को बदले, पर मोलारिटी नहीं बदलेगी, क्योंकि मोलारिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है। सॉल्यूशन को हीट करने पर भी सॉल्वेंट का मास नहीं बदलेगा थोड़े बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो मोलारिटी का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मोलारिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये टर्म याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार आपसे ये क्वेश्चन ना आपके स्कूल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मतलब गिव रीजन के टाइप पे, कि मतलब मोलालिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने का रीजन बताओ। तो आप बताओ कि मोलालिटी के फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्वेंट का टर्म आता है, और मास ऑफ सॉल्वेंट टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। अगर आप सोल्यूशन को हीट अप भी कर दोगे तो भी सॉल्वेंट का मास चेंज नहीं होगा। इसलिए ये बेनिफिट होता है मोलालिटी को पढ़ने का। ठीक है, चलो फटाफट अब आगे बात कर लेते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे मोलालिटी और मोलारिटी के बीच में रिलेशन के बारे में। देखो, मोलारिटी कैपिटल एम ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, मोलारिटी ये भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, और अगर ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो इन्हें हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इन्हें इंटरचेंज करने के लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चे, वो ये आएगा, 1 मोलालिटी is equal to density of solution divided by molarity minus mass of solute divided by 1000। अब वैसे तो बहुत बार इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हम पढ़ते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा उसका डेरिवेशन पूरा यूजफुल नहीं लगता। हालांकि डेरिवेशन पढ़ के ही हमें चीजें सीखनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर अभी वो टाइम में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर मौका मिला तो मैं कभी इसका अलग से डेरिवेशन का एक वीडियो बना दूंगा, बट फिलहाल आपके लिए फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 मोलालिटी बराबर आएगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलारिटी माइनस मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। मैंने इस फॉर्मूले में सारी चीजें आपको बता दी हैं। स्मॉल m है मोलालिटी, d है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। हाँ, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपको हमेशा ग्राम पर ml में लेनी है, आप इसे किसी और यूनिट में नहीं लोगे। अगर किसी और यूनिट में दिया है तो पहले आप उसे ग्राम पर ml में कन्वर्ट करोगे। कैपिटल M है मोलारिटी और MB है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अगर आपको मोलारिटी पता है तो मोलारिटी निकल आएगी, मोलारिटी पता है तो मोलालिटी निकल आएगी। फटाफट एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे यहां पर आपको एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि द डेंसिटी ऑफ 1 कैपिटल एम सोल्यूशन, 1 कैपिटल एम का मतलब है ये आपको दे रखा है 1 मोलर सोल्यूशन, यानी आपको उसकी मोलारिटी दे रखी है, और डेंसिटी इस सोल्यूशन की आपको दे रखी है 1.05 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे डेंसिटी हो गई ग्राम पर ml, और हम तो यही था चाहते थे कि डेंसिटी ग्राम पर ml में हो। हमसे पूछा गया है मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन, तो भाई ये तो आप समझ गए, क्वेश्चन बहुत इजी है। सोल्यूशन अगर हम करें तो फॉर्मूला रहेगा 1 मोलालिटी इज इक्वल टू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास माइनस मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। फटाफट ये सारी वैल्यू हम रखते हैं। मोलालिटी की हमें वैल्यू निकालनी है, डेंसिटी हमें दे रखी है 1.05 डिवाइडेड बाय मोलारिटी हमें दे रखी है 1 माइनस मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब मेरे बच्चे सोल्यूट यहां पर क्या है, HCl। HCl का सोल्यूशन हमने बनाया है तो सोल्यूट हो गया HCl, क्योंकि किसी भी सोल्यूशन को उसके सोल्यूट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मोस्टली हम जब लैब में, केमिस्ट्री लैब में सोल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्वेंट तो वाटर ही रहता है, तो इसलिए सोल्यूशन को उसके सोल्यूट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग HCl एज अ सोल्यूट ले लेंगे। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट अगर हम निकालें तो HCl का मास हो जाएगा 1 + 35.5 36.5 डिवाइडेड बाय 1000। सॉल्व अगर करें तो 1.05 में 1 को डिवाइड करोगे तो 1.05 बचेगा, माइनस 36.5 में 1000 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.0365। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लेना, ये आ जाएगा 1 मोलालिटी की वैल्यू। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 1.05 00 0.0365, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा 1, ये आ गया 0, तो ये आ गया 0.0135। इसको इसका रेसिप्रोकल ले लेना तो ये आ जाएगी मोलालिटी, मोल पर केजी। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये आपको समझ में आ रहा है, और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूजफुल है मेरे बच्चे। अगर कभी भी मोलारिटी से मोलालिटी निकालना हो या मोलालिटी से मोलालिटी निकालना हो, बस आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट की रिक्वायरमेंट है। आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया आप लोगों को पकड़ में आया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है नहीं, अच्छा सा आइडिया है। ठीक है, चलो अपनी कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं और अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है सोल्यूशन मिक्सिंग प्रॉब्लम।
अब सोल्यूशन मिक्सिंग प्रॉब्लम क्या होता है, अगर इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है, तो सोल्यूशन मिक्सिंग प्रॉब्लम में क्या आइडिया है इसके बारे में एक बात करते हैं। सोल्यूशन मिक्सिंग प्रॉब्लम जैसे नाम से बता रहा है कि हम सॉल्यूशंस को मिक्स करने वाले हैं, और सोल्यूशन मिक्सिंग प्रॉब्लम में हम सोल्यूशन को मिक्स करके रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलारिटी वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे। तो लैब में जब भी आप काम करोगे तो आप कई बार ऐसा होता है ना बच्चे, आप अलग अलग कंटेनर में अलग अलग सोल्यूशन लेके चलते हो। जैसे मान लो एक कंटेनर है, उसमें आपको दे रखा है 0.2 मोलर NaOH सोल्यूशन। एक दूसरा कंटेनर है मेरे बच्चे, इसमें आपको दे रखा है 0.5 मोलर NaOH सोल्यूशन। अब आपने क्या करा, इसमें से थोड़ा सोल्यूशन निकाला, इसमें से थोड़ा सोल्यूशन निकाला, और इसे आपने एक बड़े कंटेनर में मिक्स कर दिया। तब इस बड़े कंटेनर में पक्की बात होगा तो NaOH का सोल्यूशन, लेकिन उसकी मोलारिटी कितनी होगी हमें नहीं पता होगा। तो इसकी मोलारिटी निकालने के लिए हमें मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन या मोर देन टू सोल्यूशन का आइडिया फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये बात तो पक्की है ना, ये बात तो इंट्यूटिवली आपको समझ में आ रही है कि हाँ भाई सोल्यूशन की अगर कुछ मोलारिटी है, इस सोल्यूशन की कुछ मोलारिटी है, दोनों सेम सोल्यूशन है, तो मिक्स करोगे तो मोलारिटी कुछ ना कुछ आएगी। अच्छा, हो सकता है आपका कॉमन सेंस का दिमाग कह रहा हो अच्छा कि यार मोलारिटी 0.2 है, इसका 0.5 है, दोनों को सम कर दो 0.7 हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मोलारिटी दरअसल में दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक है मोल ऑफ सोल्यूट और एक है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो आपने इनका कितना कितना वॉल्यूम लिया है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा इस रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलारिटी निकालने में। अगर इनमें से सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड कर रही होती तो आप दोनों को ऐड करते तो शायद ऐड हो जाती, लेकिन दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, तो अगर आपने इसका वॉल्यूम अलग लिया, इसका वॉल्यूम अलग लिया, तो हो सकता है दोनों चीजें बराबर बराबर ऐड ना हो और ये नंबर सीधे ऐड ना हो। तो अब सवाल है कि फिर इसको निकालेंगे कैसे। तो जवाब बड़ा सिंपल है। देखो, कोई भी नया प्रॉब्लम अगर आपके सामने आए किसी सिचुएशन में, तो जाहिर सी बात है उसे सॉल्व करने के लिए आपको अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट का ही यूज करना होगा। कोई नया कॉन्सेप्ट तो अपने आप से आप बैठे बैठे टेस्ट में अंदर या क्लासरूम के अंदर डेवलप नहीं कर पाओगे। आपने जो चीज पढ़ी है उसी से नई चीज ड्राइव करने की कोशिश करोगे। यही इसीलिए तो सिलेबस डिफाइन करा जाता है, क्योंकि अगर सिलेबस डिफाइन ही नहीं करा गया तो फिर तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो। सिलेबस डिफाइन करने का मतलब यह है कि आपने जो चीजें सीखी हैं उन्हीं से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है। और देखो, रियल लाइफ में यही तो काम भी आएगा ना, कि आप जो जो नॉलेज गेन करते हो उसी से आप दरअसल में अपनी रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तो सीखी हुई चीजों से सॉल्व करना है। तो अगर हमें ये प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व करना है तो अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट की हेल्प से ही करना है। तो हमने तो यार कॉन्सेप्ट बस एक ही पढ़ा है कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आराम से देखना। देखो, आपको इस सोल्यूशन की मोलारिटी पता है, इसे मान लेते हैं M1। इस सोल्यूशन की मोलारिटी पता है, इसे मान लेते हैं M2। अब आप इस सोल्यूशन को जरूरी नहीं कि पूरा पूरा यूज करो, हो सकता है आपने टेस्ट ट्यूब की हेल्प से क्या नाम है ड्रॉपर की हेल्प से इसका थोड़ा सा वॉल्यूम निकाला। तो लेट्स से आपने इस सोल्यूशन का V1 वॉल्यूम यूज कर रहे हो और ऐसे ही इस सोल्यूशन का V2 वॉल्यूम यूज कर रहे हो। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। अगर किसी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सोल्यूशन से तुम थोड़ा भी वॉल्यूम बाहर निकालते हो, तो जो भी तुम वॉल्यूम निकाल रहे हो उसकी मोलारिटी और ओरिजिनल सोल्यूशन की मोलारिटी सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि सोल्यूशन यूनिफॉर्म होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और सोल्यूशन अगर यूनिफॉर्म होता है तो मोलारिटी हमेशा सेम आएगी जब तक आप सोल्यूशन में कोई और छिड़कानी नहीं करोगे। अगर किसी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सोल्यूशन के अंदर से तुम थोड़ा सा सोल्यूशन बाहर निकालोगे तो मोलारिटी चेंज नहीं होगी, पर अगर तुमने इसके अंदर पानी डाल दिया या और ज्यादा NaOH डाल दिया तो मोलारिटी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने और ज्यादा NaOH डाल दिया तो मोल ऑफ सोल्यूट बदल जाएंगे, और मोल ऑफ सोल्यूट अगर बदल गए तो मोलारिटी बदल जाएगी। अगर आपने मान लो पानी डाल दिया इसके अंदर तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बदल जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर बदल गया तो भी मोलारिटी बदल जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। पर हाँ, अगर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में से तुम थोड़ा सा वॉल्यूम निकालोगे तो उसकी मोलारिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसके ऊपर मैं 1 मिनट का टाइम आपसे चाहूंगा कि आप 1 मिनट का टाइम दो और समझो इसको। देखो, ये बात अगर आप समझ गए कि किसी भी सोल्यूशन से सर्टेन वॉल्यूम निकालने पर मोलारिटी चेंज नहीं होगी, तो आप डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे, मिक्सिंग वाले प्रॉब्लम को। तो एक सिचुएशन में नंबर्स की हेल्प से बताता हूं, क्योंकि वेरिएबल ना कई बार हमारा दिमाग पकड़ नहीं पाता है। तो जैसे मान लो ये कोई सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन की मोलारिटी मेरे बच्चे थी 0.5 मोलर और इसका वॉल्यूम था 200 ml। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसके अंदर से थोड़ा सा सोल्यूशन बाहर निकाल लिया। लेट से आपने 50 ml सोल्यूशन बाहर निकाल लिया।
तो ये 50 ml सोल्यूशन आपके छोटे से बीकर में आ जाएगा। तो अब आप बताना चाहते हो कि इस सोल्यूशन की मोलारिटी कितनी है, इसी में से निकाला है। हालांकि हमें आंसर पता है, आंसर 0.5 ही आएगा, लेकिन हम चेक करते हैं कि आंसर 0.5 ही आएगा या नहीं। तो देखो कैसे करेंगे, इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 200 ml और मोलारिटी है 0.5। तो हमें पता है मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर ml में है तो हम साथ में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छी बात है। मोलारिटी हमें कितनी गिवन है 0.5, मोल ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, वॉल्यूम कितना हो गया 200 इंटू 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से इधर मल्टीप्लाई करा 1 आया, तो 1/10, 10 को इधर डिवाइड में भेज दिया, 1/10। तो मोल कितने आ गए 0.1 मोल आ गए सल्यूट के। यानी कहने का मतलब है ये जिस भी चीज का सोल्यूशन है अगर उसका वॉल्यूम 200 ml है और मोलारिटी 0.5 है, तो इस सोल्यूशन के अंदर जो भी मोल ऑफ सल्यूट आएगा, ये मोल ऑफ सल्यूट मेरे बच्चे आने वाला है 0.1। और हमें पता है कि दरअसल में ये एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन है, तो यूनिफॉर्म सोल्यूशन के वॉल्यूम और उसके सल्यूट के बीच में यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब जरा सोचो इस पूरे 200 ml वॉल्यूम में 0.1 मोल सल्यूट है। अब इसमें से हमने 50 ml निकाल लिया, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस 50 ml में कितने मोल ऑफ सल्यूट आ जाएंगे। क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ, इसमें से अगर आप थोड़ा सा पानी बाहर निकालोगे, इसमें से थोड़ा सोल्यूशन बाहर निकालोगे, तो उससे सोल्यूशन थोड़ी बाहर आएगा, उसमें तो सल्यूट के पार्टिकल भी बाहर आ जाएंगे। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि यार पूरे 200 ml में 0.1 मोल सल्यूट है, तो 50 ml में कितना सल्यूट होगा। क्योंकि 50 ml में अगर सल्यूट मिल गया तो मोलारिटी का फॉर्मूला हम सीधे अप्लाई कर देंगे, इस 50 ml में जितने भी मोल ऑफ सल्यूट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो तो हमें ऑलरेडी पता है, ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करके देखते हैं। अब यहां पर इस 50 ml में कितने सल्यूट के मोल हैं, इससे हम निकाल सकते हैं मेरे बच्चे यूनिटरी मेथड से। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा अप्रोच है भाई। यूनिटरी मेथड कहता है कि अगर यहां पर हमें यह पता है कि 200 ml सोल्यूशन है, तो 200 ml सोल्यूशन में सबसे पहले हमने मशक्कत करके निकाला 0.1 मोल सल्यूट है क्वेश्चन में। तो अगर हमारे पास 1 ml सोल्यूशन आया मेरे बच्चे, तो 1 ml सोल्यूशन में 0.1 डिवाइडेड बाय 200 मोल सल्यूट के होंगे। और अगर मैंने 50 ml सोल्यूशन निकाला, तो 50 ml सोल्यूशन में 0.1 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 50 मोल आ जाएंगे सल्यूट के। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से 20 कैंसिल, 4 आ गया, तो ये वैल्यू आ रही है 0.1/4, पॉइंट आया तो 10 आ गया, तो मोल आ गया 1/40। यानी 50 ml सोल्यूशन में कितने मोल है 1/40। तो मोलारिटी अगर निकालनी है M2, निकाल के देखते हैं M2 कितना आ रहा है। तो मोल कितने निकल कर आए 50 ml में 1/40, तो हमने यहां पर मोल की जगह रखा 1/40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 50 ml, तो हमने यहां पर रख दिया 50 ml। साथ में न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वॉल्यूम ml में गिवन है। अब जरा ध्यान से देखो, ये लिखा है A/B और ये लिखा है C, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो ये हो गया A/B, C/D। तो आपको पता है ये D सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 आएगा, ये A और C, B और C मल्टीप्लाई हो जाएंगे 50 इंटू 40, ये आ गया 1000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, न्यूमरेटर में आया 10, डिनोमिनेटर में आया 20। ठीक है, तो 10/20 ये आपने कैंसिल करा, ये कितना आ गया 0.5। यानी नए सोल्यूशन की मोलारिटी कितनी आ रही है 0.5 मोलर या मोल पर लीटर। तो हमें पुराने सोल्यूशन की मोलारिटी कितनी थी 0.5, नए सोल्यूशन की मोलारिटी भी कितनी आ रही है 0.5। हालांकि ये पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको ये बस इसलिए बताया है ताकि आपको एक बात आराम से समझ में आ जाए कि क्योंकि यूनिफॉर्म सोल्यूशन बना हुआ है, तो उसका अगर थोड़ा सा भी वॉल्यूम आप निकालोगे तो जो ओरिजिनल सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन था और इस निकाले हुए सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा ये हमेशा सेम आएगा। और ये बात सिर्फ मोलारिटी के ऊपर लागू नहीं होती, मोलारिटी के ऊपर भी लागू होगी, मोलालिटी के ऊपर भी लागू होगी। कोई और कॉन्सेंट्रेशन टर्म अगर आप पढ़ोगे, जैसे अभी मैं कुछ और कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी पढ़ाऊंगा जो कि अभी फिलहाल आपके लिए क्लास 11 के पर्सपेक्टिव से एक्स्ट्रा होंगे, लेकिन जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन एकदम अच्छे लेवल पर करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा चीजें सीखना चाहते हैं, उनको वो टर्म पता होने चाहिए। जैसे परसेंटेज मास बाय मास हो गया, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम हो गया, ग्राम पर लीटर सोल्यूशन हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया। तो ये सारी चीजें जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, अगर आप किसी बने हुए सोल्यूशन में से थोड़ा सा भी वॉल्यूम निकालोगे तो वो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म दोनों ही सोल्यूशन के सेम रहेंगे। अब अगर ये बात पकड़ में आई है तो इसी को हम यूज करेंगे यहां पे। दरअसल में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया था, लेकिन उसे ऑफ टॉपिक लेकर जाना जरूरी था ताकि आपको अच्छे से एक बात समझ में आ जाए कि किसी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में से थोड़ा सा भी अगर वॉल्यूम निकालोगे तो उसकी मोलारिटी नहीं चेंज होगी।
तो इस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में से V1 अगर हमने वॉल्यूम निकाला है तो इसकी मोलारिटी अभी भी M1 होगी। अगर आपने इस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में से V2 वॉल्यूम निकाला है तो इसकी मोलारिटी अभी भी M2 होगी। और हम इन्हीं दोनों सोल्यूशन को मिक्स करके एक नया सोल्यूशन बना रहे हैं। तो इस नए सोल्यूशन की हमें मोलारिटी निकालनी है। तो यार इस नए सोल्यूशन की मोलारिटी निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए इस नए सोल्यूशन में सोल्यूट के मोल कितने हैं और टोटल वॉल्यूम कितना है। तो यार एक बात बताओ, हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग, एक मिनट पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे। तो हम लोग करने वाले वी आर मिक्सिंग V1 volume of solution of molarity M1 with V2 volume of solution of molarity M2। हम यही तो मिक्स करने वाले हैं और इनसे एक रिजल्टिंग सोल्यूशन बनाएंगे टू फॉर्म अ रिजल्टिंग सोल्यूशन। अब क्योंकि ये दोनों चीजें हम जो मिक्स कर रहे हैं ये सेम है, तो यहां पर चीजें बड़े आराम से काम करेंगे। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन की मोलारिटी निकालने के लिए हमें रिजल्टिंग सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के मोल चाहिए और रिजल्टिंग सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं मेरे बच्चे टोटल वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन कितना आएगा भाई। अगर आप इसमें से V1 निकालोगे इसमें से V2 तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब आपको याद आ रहा होगा मैंने बोला था कि अगर आप दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हो, अलग अलग लिक्विड्स को, तो उनको ऐड जब करोगे तो हो सकता है उनके वॉल्यूम ऐड ना हो। मतलब आपको याद है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास मान लो 20 ml एल्कोहल है, ठीक है, और 20 ml वाटर है, तो दोनों को मिलाओगे तो हो सकता है 40 ml ना बने। पर अगर दोनों चीजें सेम है और उनको मिलाओगे तो पक्का उनके वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे। जैसे 20 ml एल्कोहल में 20 ml दूसरा एल्कोहल मिला दोगे तो 40 ml बनेगा। अगर आप 40 ml वाटर में 40 ml वाटर मिला दोगे तो पूरा 80 ml वाटर बन जाएगा। तो ऐसे यहां पर अगर हम V1 वॉल्यूम ले रहे हैं NaOH का, V2 वॉल्यूम ले रहे हैं NaOH का, दोनों को मिलाओगे तो रिजल्टिंग वॉल्यूम दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहां पे रिजल्टिंग वॉल्यूम मेरे बच्चे जो बनेगा वो बनेगा V1 प्लस V2, पर क्योंकि सारी चीजें हम ml में ले रहे हैं तो ये आंसर ml में आ जाएगा। ठीक है, मतलब V1 V2 वॉल्यूम हो जाएगा। आपको यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात है। अब हमें एक लास्ट काम और करना है, हमें इस फाइनल सॉल्यूशन में दोनों चीजों के, मतलब इस फाइनल सॉल्यूशन में NaOH के मोल निकालने हैं। तो NaOH के मोल देखो यहां से भी आ रहे हैं, यहां से भी आ रहे हैं। NaOH के मोल अगर यहां से निकालोगे तो मोल का फॉर्मूला होगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस मोलारिटी में अगर मैं वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं तो NaOH के मोल यहां से कितने आए वो आ जाएगा। इस मोलारिटी को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो NaOH के मोल कितने आए वो यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं मेरे बच्चे आपसे ये पूछूं N1 यानी पहले वाले सॉल्यूशन से कितने मोल आ रहे हैं NaOH के, वो हो जाएगा M1V1, और N2 अगर निकालें तो वो क्या हो जाएगा M2V2। मैं बता दे रहा हूं यहां पर N1 क्या चीज है, N1 है मोल्स ऑफ सोल्यूट फ्रॉम फर्स्ट सॉल्यूशन। मैं इतना डिटेल में से ले रहा हूं ताकि नोट्स में आपके पास ये सारी चीजें रहें, ताकि जब नोट्स रिवाइज करो तो आपको कोई दिक्कत ना है। ऐसे ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये फ्रॉम फर्स्ट सॉल्यूशन आना चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सेकेंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो आ जाएगा M1V1 M2V2। यूनिट्स का ध्यान रखना कि आप दरअसल में अगर वॉल्यूम को ml में ले रहे हो तो डिवाइड कर देना 1000 से, अगर इस वॉल्यूम को ml में ले रहे हो तो डिवाइड कर देना 1000 से। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं मेरे बच्चे कि अगर कुछ भी ऐसा दिया, अगर वॉल्यूम ml में है तो यहां पर आप 1000 से डिवाइड करके रखोगे, यहां वॉल्यूम अगर ml में है तो 1000 से डिवाइड करके रखोगे। पर अगर वॉल्यूम ml में नहीं है तो 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बट अगर वॉल्यूम ml में है तो ऐसा जरूर करना। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूले में यहां पर ये लिखा नहीं जाता है, वो तो आप यूनिट का ध्यान रखोगे ना भाई। आप नोटिस करो, मैं ये जो मोल्स आपसे निकालने को कह रहा हूं, ये मोल्स तो आपको इस फॉर्मूले से निकालने। अब इस फॉर्मूले में आपको खुद पता होगा, मोलारिटी अगर पता है, वॉल्यूम अगर पता है और वॉल्यूम ml में है तो यहाँ पे 1000 रहेगा, तो यहां से आप निकालोगे। ठीक है, चलो अब अगर N1 मोल आ रहे हैं पहले वाले सोल्यूशन से, N2 मोल आ रहे हैं दूसरे वाले सोल्यूशन से, तो टोटल मोल कितने आ जाएंगे आफ्टर मिक्सिंग। तो टोटल मोल आ जाएंगे N1 प्लस N2,
जो कि वैल्यू बनी m1v1 प्लस m2v2। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, फाइनल मोलारिटी कितनी आ जाएगी अगर मैं आपसे पूछूं? फाइनल मोलारिटी आ जाएगी भाई, टोटल मोल्स कितने हो गए? m1v1 प्लस m2v2 और फाइनल वॉल्यूम आ गया v1 प्लस v2। मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज करा है मेरे बच्चे? ये मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने मोल ऑफ सॉल्यूट ले लिए m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये हमारा मेरे बच्चे फाइनल मोल आ गया। आई होप मेरे बच्चे ये चीज आप लोगों को अच्छे से पकड़ में आ रही है। इस चीज को समझने में मेरे प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये आइडिया क्या अप्रोच कर रहा है? हाँ, बस मैं आपको एडवाइस करूंगा ये फॉर्मूला आंख बंद करके फॉलो मत करने लगना। अगर वॉल्यूम ml में गिवन है तो आप बड़े आराम से फॉर्मूला फॉलो कर लेना, आपको बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। और 99% केसेस में, बल्कि 99.9% केसेस में ये सारे वॉल्यूम आपको ml में ही दिए जाते हैं, ठीक है? पर एक प्रिकॉशन और मैं बता दूं, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड है जब आप दो सेम टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो। NaOH NH को मिक्स कर रहे हो तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा, HCl HCl को मिक्स कर रहे हो तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा। पर अगर एक NaOH एक HCl है और दोनों को मिक्स कर रहे हो तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि NaOH और HCl आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। और अगर आपस में रिएक्शन कर जाएंगे तो फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा, जरूरी नहीं कि उसमें NaOH हो, जरूरी नहीं कि उसमें HCl हो सकता है NaCl बन जाए। तो इसीलिए ये फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है जब आप दो सेम टाइप के सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हो। और दो की बजाय मान लो आपने तीन ले लिए, तो आप यहां पर m1v1 m2v2 m3v3 लेना, डिवाइड में v1 प्लस v2 प्लस v3 लेना। चार ले लो तो चार के साथ आ जाएगा। अब इसी को आप एक्स्ट्रापोलेट करते चले जा सकते हो बड़े आराम से और इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा मेरे बच्चे, ठीक है? चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते ताकि हमें पता चल जाए कि हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, हमसे बनने लगे हैं अब इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह का आइडिया हमें डेवलप हो गया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे बच्चे, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 20 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 250 ml वाटर। तो यार क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन तो निहायत ही हलवा है। जानबूझ के मैंने क्वेश्चन इसलिए ऐसा दिया है ताकि आपके लिए आसान हो जाए क्वेश्चन। तो पहले वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको निकालनी है तो मास है 20 ग्राम, NaOH का मोलर मास होता है 40, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल्स बन गए। और साथ में डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर से, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया 250। वॉल्यूम ml में ले रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आ रहा है 20 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4, ये बन जाएगा मेरे बच्चे 100 इंटू 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मोलारिटी आ गई 2। तो पहले सोल्यूशन की मोलारिटी आ गई 2। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन व्हेन 10 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 250 ml वाटर। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें इसकी मोलारिटी निकालनी है m2। तो m2 अगर हम लोग निकालें तो देखो m2 क्या आएगा मेरे बच्चे? m2 में मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन के लिए हमें मास दे रखा है NaOH का, तो मास रखा हमने 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 इंटू साथ में क्या कर लोगे आप 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 इंटू 4 100 हो गया। ये न्यूमरेटर में एक 10 और बचा है, तो आपका मोलारिटी फाइनल आ रहा है 1 मोलर। यानी जो पहला सोल्यूशन है उसकी मोलारिटी है 2 मोल पर लीटर, दूसरे सोल्यूशन की मोलारिटी है 1 मोल पर लीटर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन व्हेन बोथ ऑफ द अबव सोल्यूशन आर मिक्स्ड टुगेदर। अगर आप इन दोनों को आपस में मिक्स कर दो तो मोलारिटी क्या होगी? अब अगर आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो इसका 250 ml और इसका 250 ml ऐड हो जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम क्या बनेगा आफ्टर मिक्सिंग? तो फाइनल सोल्यूशन बनेगा, पहला वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम 250, दूसरे वाले सोल्यूशन का वॉल्यूम 250, ये आ गया 500 ml। और हमें अब फाइनल मोल भी निकालने होंगे, तो फाइनल मोल आएगा पहले वाले सोल्यूशन के मोल प्लस दूसरे वाले सोल्यूशन के मोल। अब क्योंकि हमने पूरा वॉल्यूम इस्तेमाल कर लिया है, पूरा वॉल्यूम इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, जरा इंट्यूटिवली दिमाग में बैठाना मेरे बच्चे। अब ये सब आइडिया आपके दिमाग में अच्छे से आने चाहिए। देखो एक बात बताता हूं, कई सारे बच्चे जब ये बोलते हैं ना कि सर हम कॉन्सेप्ट तो बड़े अच्छे से समझ लेते हैं बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनते, तो उसके पीछे कई बार रीजन ये होता है कि आप उन न्यूमेरिकल्स को फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको उस न्यूमेरिकल में फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं ये सोचना पड़ता है।
वो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है। ज्यादातर बच्चे उल्टा करते हैं, वो फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में उन्हें समझ ही में नहीं आता कि करना क्या है। इसलिए हैबिट ये डालो कि चाहे आप कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करो या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आप पहले उसमें अप्लाई होने वाले कॉन्सेप्ट को समझो। फटाफट आगे बात करते हो। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो मोलैरिटी मेरे बच्चे कितना होने वाली, अगर मोलैरिटी हमें दी है तो ये हमें पहला सोल्यूशन दिया है। इस पहले सोल्यूशन का हमारे पास पूरा का पूरा 250 ml वॉल्यूम अवेलेबल होगा। इसी 250 ml में कितने मोल प्रेजेंट होंगे, ये जो 20/40 हमने करा है, ये 20/40 मोल ऑफ NaOH है पहले सोल्यूशन में। और ऐसे ही दूसरा सोल्यूशन आप बनाओगे तो दूसरे सोल्यूशन में भी NaOH कितना होगा। अगर दूसरा सोल्यूशन पूरा आपने 250 ml लिया है तो इस पूरे 250 ml में आप 10 ग्राम NaOH डाल रहे हो, और पूरे 250 ml में अगर आप 10 ग्राम NaOH डाल रहे हो तो ये 10/40 मोल NaOH इसके अंदर प्रेजेंट है। और इन दोनों ही सोल्यूशन को आप मिक्स कर दे रहे हो, तो इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करोगे तो जितना NaOH इसके अंदर है, जितना NaOH इसके अंदर है, जितना NaOH इसके अंदर है, ये दोनों NaOH आपस में ऐड अप हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के मोल अगर ऐड हो गए तो जो फाइनल मोल बनेंगे वो क्या बनेगा, N1 + N2। N1 क्या आ रहा था, क्योंकि ये पूरे पूरे ऐड हो जा रहा था, N1 आएगा 20/40, 20/40 का मतलब है हाफ, प्लस N2 कितना आ रहा है 10/40, तो 10/40 का मतलब 1/4। एलसीएम ले लो 4, तो यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 1, ये आ गया 3/4। तो फाइनल मोल है 3/4, फाइनल वॉल्यूम है 500 ml। तो मोलैरिटी जो फाइनल आएगी वो आएगा फाइनल मोल 3/4 डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, वॉल्यूम के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये 5 ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 3/4 इंटू 5, तो 3/20 मोल पर लीटर। ये हमारे फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी आएगी। पर ये तब आ रही है जब हमने पूरा पूरा 250 ml वॉल्यूम ऐड कर लिया है। मान लो हम पूरा 250 ml ना करते, इसमें से 200 ml निकालते, इसमें से 200 ml निकालते, तो अगर आप 200 ml निकालते तो यहां पर पूरे पूरे मोल यूज ना होते, फिर आपको निकालना होता कि उस 200 ml में कितने NaOH के मोल है, और 200 ml में मोलैरिटी तो इतनी ही रहेगी। तो अब की बार जहां वॉल्यूम में हमने 250 लिया है वहां पर हम लोग 200 लेकर सॉल्व करते। आई होप ये आइडिया आप लोगों को पकड़ में आ रहा है, इस आइडिया को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेयर एंड देयर इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इस टॉपिक पर आपको बड़ा अच्छे से कमांड करना होगा, सिर्फ यूनिटरी मेथड है। बस आपको एक बात का याद रखना कि बार बार इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, मोल मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इसी की हेल्प से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बस ये याद रखना है कि जब भी आप मिक्सिंग करोगे तो अगर आपने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सोल्यूशन में से कोई भी वॉल्यूम निकाल लिया है तो उस सोल्यूशन का मोलैरिटी भी ओरिजिनल सोल्यूशन के जैसा ही रहेगा। इस वॉल्यूम और मोलैरिटी का यूज करके आपके पास सोल्यूशन में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के वो निकाल लोगे। ऐसे ही जिस दूसरे सोल्यूशन को आप मिक्स करने वाले हो उसमें भी वॉल्यूम और मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करके दूसरे सोल्यूशन के मोल निकाल लोगे। दोनों को ऐड करके रिजल्टिंग मोलैरिटी आप बड़े आराम से निकाल लोगे। आई होप ये वाला आइडिया पकड़ में आ रहा है आप लोगों को, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पक्का? चल अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं। तो जैसे ये क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, जल्दी से आप करो, मेरे हिसाब से आप बड़े आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब तो ये क्विकली आप कर लोगे, मुझे भरोसा है। कह रहा है फाइंड मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन 200 ml ऑफ 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 300 ml ऑफ 0.5 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन इन अ कंटेनर। तो आप दोनों सेम सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हो, तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला क्विकली अप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको पहले से मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है जिसे आप मिक्स करने वाले हो तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दो M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, और सारे वॉल्यूम अगर ml में गिवन है तो सीधे ये फॉर्मूला काम कर जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो M1 दे रखा है 0.2, V1 दे रखा है 200, ये मान लो V1 है, ये मान लो M1 है, ये मान लो M2 है, ये मान लो V2 है, प्लस M2 की जगह ले लो 0.5 इंटू वॉल्यूम की जगह ले लो 300। अब आपको याद आना चाहिए मेरे बच्चे, जब M1 V1 आप करोगे तो बेसिकली में आपको पहले वाले सॉल्यूशन में ग्लूकोज के मोल मिलेंगे। तो ये आपने निकाला है पहले वाले सॉल्यूशन में ग्लूकोज के मोल। भाई ये सॉल्यूशन किसी ऐसे बीकर में रखा होगा, अब इस बीकर में कुछ ग्लूकोज भी पड़ा है, तो ग्लूकोज के मोल आपने इन दोनों इंफॉर्मेशन से निकाल लिए। ऐसे ही एक बीकर इस सॉल्यूशन का भी होगा, तो उसमें भी ग्लूकोज के मोल इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, दोनों को ऐड करोगे क्योंकि दोनों को ही मिक्स करने वाले हो, तो यहां से जो ग्लूकोज आएगा यहां से जो ग्लूकोज आएगा दोनों ऐड हो जाएंगे, और दोनों ऐड हो जाएंगे तो जो टोटल मोल आएंगे वो इतने आ जाएंगे। अच्छा, टोटल वॉल्यूम कितना आएगा 200 प्लस 300। ठीक है,
तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम बन गया 500 ml। ठीक है, और अगर सारे वॉल्यूम ml में है तो कोई 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया। एक मिनट, ठीक है, V1 प्लस V2, ये हमने मोल निकाल लिए, ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया। फटाफट सॉल्व करते हैं। 0.2 इंटू 200, ये हमारा बन जाएगा 40 प्लस 0.5 इंटू 300, ये बन जाएगा अपने पास 150। भाई 1500 आना चाहिए। डेसिमल के एक प्लेस पहले डेसिमल वो लगा दो आप, डेसिमल एक प्लेस पहले लगा दो, डिवाइडेड बाय 500। वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 प्लस 40, ये आ गया 190 डिवाइडेड बाय 500। 1060 कैंसिल, आंसर आ रहा है 19/50। थोड़ा सा अजीबोगरीब आ रहा है, लेकिन अब जो आंसर है वो आंसर है। ये आ रहा है मोल पर लीटर में। आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया आप लोगों को पकड़ में आ रहा है। और ये फॉर्मूला आप बड़े आराम से लगा सकते हो अगर सारे वॉल्यूम ml में गिवन है, क्योंकि आपने न्यूमरेटर में दरअसल में मोल निकालने के लिए 1000 डिवाइड करा होगा, वो 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको 1000 अब इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप ये वाला आइडिया आप लोगों को पकड़ में आ रहा है, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन वाला। पर याद रखना, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन वाला ये आइडिया तभी काम करेगा अगर हम दो सेम टाइप के सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। पर अगर आपने ऐसी चीजों को मिक्स कर दिया जो आपस में रिएक्शन करते हैं, तो वहां पर आपको स्टाइकोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है स्टाइकोमेट्री एंड सॉल्यूशन। लेकिन मेरे बच्चे आज ही का लेक्चर इतना लंबा हो गया है कि मैं इसको आज वैसे कवर करना चाह रहा था, लेकिन लेक्चर इतना लंबा हो गया कि अगर आज ही पढ़ाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर पर ये कैसी चीजों के साथ डील करेगा। अगर हम दो अलग अलग केमिकल्स को मिक्स कर रहे हैं तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, अगर उसमें कोई प्रोडक्ट बनेगा तो वो कैसे बनेगा, उसकी मोलारिटी क्या आएगी, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में इतने रखेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको नॉलेज मिली है इससे, तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको सारी अपडेट्स इस टॉपिक ऐसे टॉपिक्स की मिलती रहें और अपने प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग कर पाओ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिविजन करते रहो। कोई भी डाउट्स अगर आते रहे तो हमारे साथ जरूर डिस्कस करते रहो। मुझ तक रीच आउट करने के सारे सोशल मीडिया लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, ठीक है, फेसबुक का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप हमको रीच आउट कर सकते हो बड़ी आसानी से। किसी भी प्रॉब्लम में हम आपकी प्रिपरेशन कराने के लिए मतलब अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करना, रिविजन करना। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।